हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सतह रसायन चैप्टर का एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं वैद्युत कण संचलन प्रभाव। एक कोलाइड तंत्र का गुण है। तो कोलाइड तंत्र के गुणों में एक गुण है वैद्युत कण संचलन प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। तो चलिए लेट न करते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मैं मेंशन कर देता हूं, बड़ा ही हमारा प्यारा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत कण संचलन प्रभाव। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, वैद्युत कण संचलन प्रभाव। अब इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है। कण का संचलन मतलब कण का चलन, मतलब इसमें कण चलता है। अब ऐसे ही तो बोलेंगे ना, कण संचलन मतलब इसमें कण चलता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। और कण चलेगा कब? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जब हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तभी जाके वो कण क्या होगा? कण चलेगा। तो अब हम किसकी कण की बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है जो गुण है ये किसका है? कोलाइड तंत्र का है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सॉल की बात कर रहे हैं। सॉल बोले तो कोलाइड की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोलाइड की बात कर रहे हैं। तो कोलाइड के जो कण हैं, कोलाइड के जो कण है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चलता है। मतलब नहीं समझ में आया? देखो होता क्या है कि ये जो विद्युत कण संचलन प्रभाव है ये क्या करने के लिए है, पहले तो हम इसको समझते हैं। आपको पता है कि कोलाइड कण नीचे नहीं बैठते हैं, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। कोलाइड के कण नीचे नहीं बैठते हैं। जो कोलाइड तंत्र होता है वो स्टेबल होता है। इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, मतलब अवक्षेप नहीं बनता है। तो हमको इसके कण को बिठाना है, अवक्षेप बनाना है, तो उसके दो तरीके हैं। यदि उसके कणों को बिठाना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप इलेक्ट्रोलाइट मिला दो, या तो आप इलेक्ट्रोलाइट मिला दो, या फिर आप इलेक्ट्रोड लगा दो। इलेक्ट्रोलाइट मिला दो सॉल में, या तो फिर आप इलेक्ट्रोड लगा दो। इलेक्ट्रोलाइट लगाओगे तो क्या होगा कि हम पहले से पढ़े कि जो कोलाइड तंत्र होता है, जो सॉल होता है, जैसे हमारे पास में सॉल है तो इनके कोलाइड कणों में आवेश होता है। धनात्मक कण वाला कोलाइड भी होता है और ऋणात्मक कण वाला कोलाइड भी होता है। हालांकि इसमें आवेश कैसे होता है, क्यों होता है, इस टॉपिक के बाद में आगे हम उसी को डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो सॉल होता है, जो कोलाइड होता है, एक्चुअल में इसमें चार्ज कैसे आता है और किस बेस पे हम इसको बोलते हैं कि जो हमारा सॉल है ये धनात्मक कण वाला कोलाइड है और किस बेस पे ऋणात्मक कण वाला कोलाइड है। तो आगे इसी की हम चर्चा करेंगे। पहले अभी आप इतना समझो कि जो सॉल होता है तो इसके जो पार्टिकल है, इसके जो कण हैं, उनके कणों में क्या होता है? आवेश होता है। या तो इनके कणों में नेगेटिव चार्ज होगा या तो इनके कणों में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो क्या होगा? यदि मान ले जाए इनके पार्टिकल्स में यदि नेगेटिव चार्ज है, इनके पार्टिकल्स में यदि नेगेटिव चार्ज है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? बैलेंस कर देगा, उदासीन कर देगा, और वहीं फिर क्या होगा? नीचे जाके फिर बैठ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट ये काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? कोलाइड पार्टिकल को डिस्चार्ज कर देता है, मतलब बैलेंस कर देता है, उदासीन कर देता है, और वहीं पार्टिकल्स फिर क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। आपको पता है कि कोलाइड के कण नीचे क्यों नहीं बैठते? इसका रीजन आप लोगों को पता ही होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके दो रीजन हमने देखा कि जो कोलाइड पार्टिकल्स होता है, पहली बात तो इसमें चार्जेस होता है, मतलब इसमें आवेश होता है। या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपस में जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइड के कण हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते रहते हैं।
तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, तो ये एक जगह इकट्ठा होकर नहीं बैठ पाते, इसलिए जो कोलाइड कण है नीचे नहीं बैठते, मतलब अवक्षेप नहीं बनता है। तो कोलाइड कणों में सेम आवेश के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। सेकेंड जो एक हमने रीजन देखा था वो है ब्राउनी गति। इसमें ब्राउनी गति होते रहता है, मतलब कणों का लगातार जिग-जैग गति होते रहता है, एक दूसरे से कंटिन्यू टकराते रहते हैं पार्टिकल्स और इधर उधर गति करते रहते हैं। पहली बात तो उसमें रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, तो एक दूसरे से टकराएंगे दूर भागेंगे, फिर टकराएंगे दूर भागेंगे, मतलब ये दोनों काम होता है, तो रिपल्सन भी होता है और आपस में टकरा टकरा के इधर उधर गति भी करते रहते हैं, जो कोलाइड को, जो सॉल को क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है, स्थायी बनाता है। तो इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन हमको इसके पार्टिकल्स को नीचे बैठाना है तो दो तरीका, पहला तो आप इलेक्ट्रोलाइट मिला दो। आप इलेक्ट्रोलाइट मिला दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इसके पार्टिकल्स को डिस्चार्ज करेगा और नीचे बैठा देगा। सेकेंड चीज, आप इलेक्ट्रोड लगा दो। आप क्या लगा दोगे, इलेक्ट्रोड लगा दो। इलेक्ट्रोड लगा के आप बैटरी लगा के उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एक एक यू शेप ले लेता हूँ और इसमें मैं डाल देता हूँ सॉल्ट। इसमें मैं क्या डाल दिया बच्चों, सॉल्ट डाल दिया। अब इसमें मैं लगा दिया 2 इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया और मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया, प्लस और माइनस। तो प्लस वाला जिससे जुड़ता है ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा हो जाता है एनोड। ये क्या हो गया, एनोड। नेगेटिव वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारा कैथोड। तो मैंने एक यू ट्यूब लिया, यू आकार की एक नली लिया और उसमें मैं क्या डाल दिया, उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने के बाद में मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित, अब इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। बैटरी से जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए, तो अब इसमें अब इलेक्ट्रिसिटी अब अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड भी लगा दिया, एनोड और कैथोड लगा दिया। बैटरी का प्लस वाला सिरा एनोड और बैटरी का माइनस वाला सिरा क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो कैथोड में कौन सा चार्ज रहता है, तो कैथोड में माइनस हो गया, प्लस से जुड़ा है तो एनोड में क्या हो गया, प्लस हो गया। यदि हमने जो सॉल लिया हुआ है, यदि पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, यदि पॉजिटिव चार्ज वाले हैं तो इसके कण किधर भागेंगे, इसके कण किधर भागेंगे, नेगेटिव की तरफ भागेंगे। ये नेगेटिव की तरफ भागेंगे क्योंकि इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और नेगेटिव की तरफ भागेंगे, कैथोड की तरफ भागेंगे और क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। और डिस्चार्ज होगी फिर यही क्या होगा, इसी इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब इसके देखो, अब इसके कण क्या हो गए, अब इसके कण एकत्रित हो गए, इसके कण जम गए एक जगह में, मतलब अवक्षेप बन गया, इसका स्कंदन हो गया, किसका, सॉल का। तो वही तो है वैद्युत कण संचलन प्रभाव। कण चल रहा है इलेक्ट्रोड की ओर, मतलब विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर। यदि कोलाइड में प्लस चार्ज है तो कैथोड की तरफ भागेगा, यदि कोलाइड में माइनस चार्ज है तो वो एनोड की तरफ भागेगा। और विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड के पास जा करके वो क्या होगा, वो खुद को डिस्चार्ज कर देगा, आवेशहीन कर देगा, उदासीन हो जाएगा और उदासीन होकर उस इलेक्ट्रोड पर जम जाएगा। इसी घटना को हम बोलते हैं वैद्युत कण संचलन प्रभाव। मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कणों का, कौन से कणों का, कोलाइड कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। तो कोलाइड कण हम किसको बोल रहे हैं, अब सॉल बोल दिया, मतलब अब इसमें 2 चीज है, सॉल में 2 चीज है। जैसे विलयन में दो घटक रहते हैं ना, विलेय होता है और विलायक होता है, तो सेम इसमें भी वही चीज होता है। लेकिन हम इसमें क्या बोल देते हैं, विलेय को परिक्षिप्त प्रवास्था बोल देते हैं और विलायक को परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। तो इसमें भी 2 घटक होंगे, एक क्या होंगे, डिस्पर्स्ड फेस होगा और एक होगा डिस्पर्जन मीडियम। एक क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम।
तो इसमें जो विलेय मिला हुआ है, इसमें मतलब विलायक में जो विलेय मिला हुआ है, मतलब परिक्षेपण माध्यम में जो चीज परिक्षिप्त हुआ है उसी कण को तो हम बोलते हैं ना कोलाइड कण, सोल्यूट पार्टिकल्स। मतलब जो परिक्षिप्त प्रवस्था के कण है, जैसे आपने विलायक लिया, पानी लिया, आपने गोंद को घोल दिया, तो जो गोंद के पार्टिकल है, जो गोंद के पार्टिकल है वही तो परिक्षिप्त प्रवस्था है, वही तो विलेय के पार्टिकल्स है। तो उसी कोलॉइड को, उसी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स। ध्यान रहे यहां परिक्षेपण माध्यम के कणों की बात नहीं हो रहा है, आगे होगा बट अभी नहीं हो रहा है। अभी किसकी बात हो रहा है, विलेय के कण की बात हो रहा है, मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था के कण की बात हो रहा है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोलाइड पार्टिकल्स। उसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, कोलाइड पार्टिकल्स। तो ये आ गया ना समझ में। तो विद्युत कण संचलन प्रभाव को अब लिखना कैसे है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है। देखिए आप परिभाषा नोट कीजिए, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। समझ में आ गया, एक बार और, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब एग्जांपल्स में हमको क्या देखना पड़ेगा, धनात्मक कण वाला कोलाइड और ऋणात्मक कण वाला कोलाइड। यदि धनात्मक कण वाला कोलाइड है तो किसकी तरफ भागेगा, वो कैथोड की तरफ भागेगा। यदि ऋणात्मक कण वाला कोलाइड है तो किसकी तरफ भागेगा, वो एनोड की तरफ भागेगा। और क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रोड पे जाके जम जाएंगे। बस इतना ही है। तो हम साथ में कुछ एग्जांपल्स भी नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कोलाइड कण हम किसको बोल रहे हैं, ये समझ में आ गया ना। मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था, जो कोलॉइड होता है, सॉल होता है, इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं, एक परिक्षिप्त प्रवस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। मतलब जिसको हम विलेय और विलायक भी बोलते हैं। तो विलेय मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था, विलायक मतलब परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ विलेय के कण की बात हो रहा है, मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था के कण की बात हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स बोलते हैं। तो वही क्या होते हैं, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होते हैं। तो इसी घटना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन प्रभाव। ये समझ में आ गया ना बच्चों। ओके, आप ये डायग्राम इस टाइप का कुछ बना सकते हो। चलिए अब देखते हैं आगे इसके एग्जांपल्स। पॉजिटिवली पार्टिकल्स, सॉल्व, और फिर हम इधर देख देते हैं नेगेटिव वाले सॉल्व। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं, फिर हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि इसमें जो चार्जेस है आते कैसे है। ठीक है, जैसे आपका पॉजिटिव वाला जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में आप नोट कर सकते हो टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, देन नोट कर सकते हो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो कोलाइड का मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, जो सॉल्व का एग्जांपल लिखा हुआ है, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये धनात्मक कण वाले कोलाइड होते हैं। मतलब धनात्मक कण वाले कोलाइड होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स अपने माइंड में रखना, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, धनात्मक कण वाले होते हैं। चलिए कुछ निगेटिव का भी देख लेते हैं। जैसे धातुओं के सॉल्व हो गए, ठीक है ना, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के सॉल्व। यदि इनके सॉल्व बनाया जाए तो इनके सॉल्व
इनके जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। और कुछ धातुओं के सल्फाइड भी, जैसे जो ज़्यादातर यूज होता है आर्सेनिक सल्फाइड, AS2S3, कैडमियम सल्फाइड, तो इनके भी पार्टिकल्स क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे ब्लड हो गया, ठीक, ब्लड हो गया। और उसके बाद में यदि निगेटिव चार्ज की बात करें तो आ जाएगा मडी वाटर, मटमैला पानी। ठीक है, और उसके बाद में इसमें आ जाएगा जैसे स्टार्च भी आता है इसके अंतर्गत, जनरली स्टार्च हो गया, गम हो गया, जिलेटिन हो गया, ये हो गया। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। जैसे ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में निगेटिव चार्ज होते हैं। निगेटिव चार्ज होते हैं, यदि कहीं कट जाता है, ब्लड निकलते रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम फिटकरी को लेते हैं, उसमें रब करते हैं, तो क्या कर देता है, फिटकरी में जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, ब्लड के नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, तो फिर ब्लड का बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आप मटमैला पानी को यदि आप साफ करना चाहते हो, तो जो उसमें मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप यदि उसमें फिटकरी डाल देते हो तो क्या करता है, फिटकरी का पॉजिटिव उस मिट्टी के नेगेटिव को उदासीन कर देता है, तो उसमें पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है, इसमें जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो चार्ज है, ये चार्ज आता कैसे है और क्यों आता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। एकदम क्लियर हो गया बच्चों? कुछ एग्जांपल्स याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ज़्यादातर ये आर्सेनिक सल्फाइड ज़्यादा यूज होता है। यदि आप कुछ क्वेश्चन बोलोगे तो उसमें ब्लड वाला भी यूज होता है, मडी वाटर वाला भी यूज होता है, तो ये जनरली यूज होते हैं ज़्यादातर। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप अच्छे से दे सकते हो। जैसे कभी कभी पूछता है कि ब्लड यदि कहीं कट जाए तो ब्लड निकलता है, तो उसमें फिटकरी लगाने से ब्लड का बहना बंद हो जाता है, क्यों? तो आप बता सकते हो कि ब्लड में नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना, तो फिटकरी का पॉजिटिव उसके नेगेटिव को बैलेंस कर देता है, उदासीन कर देता है। तो इस प्रकार से आप उसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। तो ये क्लियर है? ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें चार्जेस आता कैसे है। ओके, तो ये जो कोलाइड है, जो सॉल है, ये भी सरफेस फिनोमिना रखते हैं, मतलब इसमें भी सतह से रिलेटेड कुछ घटनाएं घटती हैं। किसमें? सॉल में। कोलाइड में भी सतह से रिलेटेड कुछ घटनाएं घटती हैं, जिनके कारण इस कोलाइड को भी सतह रसायन के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें भी अधिशोषण का घटना होता है। वो अधिशोषण का घटना कैसे होता है जरा हम डिस्कस करते हैं। और उसी अधिशोषण घटना की वजह से जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं वो आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। क्लियर ना? तो पहले तो कोलाइड बनाने के लिए हमको दो चीज चाहिए, परिक्षिप्त प्रावस्था चाहिए और परिक्षेपण माध्यम चाहिए। तभी तो हम विलय को विलायक में घोलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्व बनेगा। मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्व बनेगा। तो हमको ये दो चीज तो चाहिए ही चाहिए। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं कि उसमें चार्जेस आता कैसे है। जैसे हम ले लेते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के तौर पर हम ले लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया। ये क्या है? हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था है, मतलब ये प्रिसिपिटेट है, अवक्षेप है। इस अवक्षेप को हम परिक्षेपण माध्यम में घोलेंगे। जैसे पेप्टीकरण आप लोगों ने पढ़ा है। पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन क्या होता है? एक कोलाइड तंत्र बनाने की एक विधि है पेप्टीकरण। तो पेप्टीकरण में होता क्या है? हम उसमें अवक्षेप लेते हैं, अवक्षेप को हम क्या करते हैं? परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं, तो हमारे क्या बनता है? सॉल बनता है, कोलाइड बनता है। ठीक है ना? तो ये कोलाइड तंत्र बनाने की विधि पेप्टीकरण में ऐसा होता है। हम अवक्षेप लेते हैं, परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं, घोलते हैं, हो गया हमारा कोलाइड सॉल बन गया, हमारा कोलाइड बन गया, सॉल बन गया। तो सेम वैसी है। हमने क्या लिया? फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया परिक्षिप्त प्रावस्था के तौर पे। फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमने क्या लिया? अवक्षेप लिया।
अब हमको चाहिए परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपण माध्यम में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, फेरिक क्लोराइड। हमने क्या लिया? फेरिक क्लोराइड लिया। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए हमारे पास परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों चीज है। अब दोनों में चार्जेस होते हैं, जिनके वजह से हमारा जो कोलाइड है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था के भी कण में चार्जेस है और परिक्षेपण माध्यम के कण में भी चार्जेस है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है। परिक्षिप्त प्रावस्था में भी पॉजिटिव नेगेटिव है और परिक्षेपण माध्यम में भी पॉजिटिव नेगेटिव है। लेकिन इसमें से क्या घटना घटता है कि हम उस सॉल्व को पॉजिटिव बोल देते हैं, पॉजिटिव कण वाले बोल देते हैं, या निगेटिव कण वाले बोल देते हैं। आइए उसी घटना को हम देखते हैं। हमने परिक्षिप्त प्रावस्था फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया, परिक्षेपण माध्यम हमने फेरिक क्लोराइड लिया। अब होता क्या है, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, जो क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड है, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है ये परिक्षेपण माध्यम के उस आवेश को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है जिस आवेश का संरचना, कहने से उसका आकार, आकृति, उसका संरचना सेम है, उसी को ये अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। जाहिर सी बात है, जो इंसान जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी के इंसान को ज्यादा तलाश करता है। यदि कोई इंसान पीने वाला है तो अपने ग्रुप में पीने वालों को ढूंढेगा। कोई अच्छा इंसान है, अच्छा काम करता है तो अच्छे इंसान को ढूंढेगा। तो सेम वही चीज है। अब इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड में, अब इसमें फेरिक आयन भी है, हाइड्रोक्साइड आयन भी है। तो अब इसमें देखो, इसमें और इसमें कॉमन आयन कौन सा है उसको देखना। तो उसी आयन को अपने ऊपर वो क्या करेगा? अधिशोषित करेगा। तो इसमें है एक फेरिक आयन, जो इसमें भी है। तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है अपने ऊपर में क्या करता है? ये फेरिक आयन को अधिशोषित कर लेता है। मतलब देखो हुआ क्या, बड़ा ही आसान है। ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड किसके पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स बोलो? परिक्षिप्त प्रावस्था के पार्टिकल्स है ना। ये अपने ऊपर में किसको अधिशोषित कर रहे हैं? Fe3 प्लस, 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 जो किसके पार्टिकल्स हैं? परिक्षेपण माध्यम के पार्टिकल्स हैं। तो ये परिक्षेपण माध्यम के पार्टिकल्स को क्या किया? अपने ऊपर अधिशोषित कर लिया। कौन? परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षेपण माध्यम के उन्हीं आयन को अपने ऊपर अधिशोषित किया जिनका संरचना इनके किसी आयन से मिलता जुलता है। तो दोनों में कॉमन आयन हमारा फेरिक आयन है, इसलिए हमारा जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, जो अवक्षेप है, वो अपने ऊपर किसको अधिशोषित किया? तो फेरिक आयन को अधिशोषित किया। अब इसमें बात आता है इसमें क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन कहाँ जाएंगे? क्लोराइड आयन परिक्षेपण माध्यम में ही रहेंगे। वो कहाँ जाएंगे? परिक्षेपण माध्यम में ही रहेंगे। भले इसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगा, लेकिन वो लेयर फिक्स लेयर नहीं रहेगा। जैसे अब इसके ऊपर बन गया 3Cl नेगेटिव, 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 3Cl नेगेटिव। इसके ऊपर में क्लोराइड आयन का परत भी बन जाएगा, लेकिन वो परत फिक्स नहीं है। वो परिक्षेपण माध्यम में घूमते रहते हैं, फिर आते हैं, घूमते रहते हैं, फिर आते हैं। तो उनका आना जाना लगा रहता है। मतलब वो जो लेयर बना है, जो सेकेंड लेयर बना है, वो लेयर फिक्स नहीं है। ठीक है ना। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के चारों ओर परिक्षेपण माध्यम के जिस आयन का अधिशोषण हुआ है, तो हम उस सॉल्व को उसी आयन के कण वाले कोलाइड मान लेते हैं। जैसे परिक्षिप्त प्रावस्था के चारों ओर किसका अधिशोषण हुआ है? फेरिक आयन का। और कौन सा चार्ज है? फेरिक आयन, मतलब प्लस चार्ज है। तो हमें क्या बोलेंगे? ये जो हमारा सॉल्व बना है, ये जो हमारा कोलाइड बना हुआ है, ये कौन से चार्ज वाले हैं? ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। तो इसीलिए एग्जाम्पल में लिखा है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कौन से चार्ज वाले होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले कोलाइड होते हैं। आ गए ना बच्चों समझ में? बड़ा ही आसान है। हमने कुछ नहीं किया, हमने अवक्षेप लिया, परिक्षिप्त प्रावस्था लिया, उसको परिक्षेपण माध्यम फेरिक क्लोराइड में डुबा दिया, तो
हमने देखा कि दोनों में कॉमन आयन कौन है, तो जो कॉमन आयन होगा उसी को क्या कर लिया, परिक्षिप्त प्रवस्था, उसी को अधिशोषित कर लिया। तो जिस आयन का वो अधिशोषण किया है तो उसी आयन का कोलाइड कण वाला सॉल्व बन जाता है। यहां क्लियर है ना। तो ये फर्स्ट लेयर बन गया परिक्षेपण माध्यम का। सेकेंड लेयर, तो जो सेकेंड लेयर है फिक्स नहीं है, वो परिक्षेपण माध्यम में इधर उधर जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, इनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो फर्स्ट लेयर है फिक्स लेयर है, तो इसीलिए जो कोलाइड कण होते हैं वो धनात्मक कण वाले हो गए। अब सेम चार्ज हो गया तो सेम चार्ज हो गया, तो अब इसमें रिपल्सन होते रहता है। रिपल्सन होता है जिनकी वजह से जो हमारा कोलाइड होता है वो स्टेबल होता है, स्थायी होता है, बिकॉज ऑफ सेम पॉजिटिव चार्ज और सेम नेगेटिव चार्ज। आ गए ना समझ में? ओके, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल्स। ओके, इसका ये पीपीटी था, मैं यहां लिख दे रहा हूं पीपीटी प्रेसिपिटेट। क्लियर ना? चलिए देखते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, यदि हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, ये हमारा परिक्षिप्त प्रवस्था है, पीपीटी प्रेसिपिटेट। परिक्षेपण माध्यम में हमने लिया NaOH। अब देखो इसमें कॉमन आयन कौन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के चारों ओर कौन आके अधिशोषित हो जाएगा, OH नेगेटिव अधिशोषित हो जाएगा। कौन अधिशोषित हो जाएगा, OH नेगेटिव अधिशोषित हो जाएगा। अब OH नेगेटिव अधिशोषित हुआ तो अब देखो अभी कौन से चार्ज वाले बन गए, ये हमारा बन गया था पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइड सॉल्व बन गया था, हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला सॉल्व बना था, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज वाला बन गया। अब इसमें हमने देखा कि कॉमन आयन हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि नेगेटिव है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड है नेगेटिव, जो परिक्षेपण माध्यम में जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपने ऊपर अधिशोषित किया और क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज वाला हमारा कोलाइड बन गया। एग्जाम्पल एकदम क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे अब हम ऐसे एग्जाम्पल्स को लेते हैं जो इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम ले लेते हैं फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड ले लिया और हमने ले लिया NaOH के ले लिया, हमने फेरिक क्लोराइड ले लिया और हमने NaOH ले लिया। तो हमारा फेरिक क्लोराइड ये हमारा परिक्षिप्त प्रवस्था है, मतलब एक कम मात्रा में है, और NaOH हमारा परिक्षेपण माध्यम में है और ये ज्यादा मात्रा में है। यहां हमने इसका अवक्षेप नहीं है, ये अवक्षेप नहीं है ना। अब यहां पहले हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमने प्रेसिपिटेट लिया था, अवक्षेप लिया था, जिसको हमने परिक्षेपण माध्यम में डुबाया था, बट यहां हमने अवक्षेप नहीं लिया है। यहां हमने फेरिक क्लोराइड लिया है जो कम मात्रा में है लिक्विड फॉर्म में, और जो NaOH है वो ज्यादा मात्रा में है। तो इन दोनों को हमने मिलाया। अब इन दोनों को मिलाने के बाद में, अब देखो इन दोनों को मिलाने के बाद में यहां तो कॉमन आयन नहीं दिख रहा है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन किसको अधिशोषित करेगा। तो चलिए इसको कुछ बना देते हैं। अब बनेगा क्या, अब ये जो फेरिक है हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, FeOH3 बन जाएगा। बैलेंस आप यहां कर लो, तो ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब हमारे 3 सोडियम है और 3 क्लोरीन है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा 3 NaCl बन गया। अब देखो इन दोनों के मिलने पर अब हमको किसके पार्टिकल्स प्राप्त हुए, फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स प्राप्त हुए। और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स हैं, ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स हैं, अब ये बड़ी आसानी से परिक्षेपण माध्यम के आयन को अब अधिशोषित कर लेता है, जो आप सेकेंड रिएक्शन में देख पा रहे हैं। ये तो अवक्षेप बन गया ना, पीपीटी बन गया। अब हमको पीपीटी मिल गया फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला, तो अब ये रिएक्शन इसके जैसा हो जाएगा। अब ये NaOH के अब OH को अपने ऊपर क्या करेगा, अधिशोषित करेगा, और क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला बन जाएगा। तो अभी आया कि नहीं बच्चों समझ में? अब सेकेंड वाला रिएक्शन लिखने की जरूरत थोड़ी है, अगला रिएक्शन यही रिएक्शन होगा सेकेंड वाला। ठीक, तो ये समझ में आ गया ना। फेरिक क्लोराइड परिक्षिप्त प्रवस्था, NaOH परिक्षेपण माध्यम। अभी हमारे पास में अवक्षेप नहीं है, अभी अवक्षेप बनेगा। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड अब हमको मिल गया, अब ये पार्टिकल्स उसी में है, इन दोनों को मिलाए हैं, तो ये अवक्षेप कहां है, उसी में है ना। तो उसी में है, तो अब क्या होगा, अब ये जो अवक्षेप है,
अब ये अवक्षेप क्या करेगा, जो परिक्षेपण माध्यम, और परिक्षेपण माध्यम यहाँ क्या है, NaOH है, तो NaOH क्या हाइड्रोक्साइड आयन को अपने ऊपर अधिशोषित करेगा और निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव पार्टिकल, निगेटिव चार्ज पार्टिकल वाले सॉल्व बना लेंगे। ये आ गए ना समझ में, कुछ इस प्रकार से है, तो आप उसको कुछ ऐसे सॉल्व करना। इज दैट क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे AgNO3 है, AgNO3 है प्लस Ki है, पोटेशियम आयोडाइड, इसमें भी अवक्षेप नहीं है, अवक्षेप बनाना पड़ेगा। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट परिक्षिप्त प्रावस्था, पोटेशियम आयोडाइड परिक्षेपण माध्यम, ये ज्यादा मात्रा में है और ये कम मात्रा में। अब यहां क्या बनेगा देखिए, अवक्षेप क्या बनेगा, AgI के साथ मिलेगा, अवक्षेप तो यही बनेगा, AgI के साथ मिल जाएगा, हमारा पोटेशियम नाइट्रेट भी बनेगा। तो अब अवक्षेप मिल गया हमको, क्या अवक्षेप मिल गया, सिल्वर आयोडाइड मिल गया। तो अब सिल्वर आयोडाइड अब यहां आएगा क्योंकि अवक्षेप है, PPT। सिल्वर आयोडाइड अब क्या करेगा, परिक्षेपण माध्यम के, अब आप यहां कॉमन आयन देख सकते हो, तो जो सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, अपने ऊपर किसको अधिशोषित कर लेगा, I को अधिशोषित कर लेगा, I नेगेटिव को। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव वाले हो जाएंगे। अब आया ना समझ में, बहुत बढ़िया। यदि आप सोच के देखो, यदि हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, तो इसको उल्टा कर दें तो क्या होगा, जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट को परिक्षिप्त प्रावस्था लिया, पोटेशियम आयोडाइड को परिक्षेपण माध्यम लिया, परिक्षेपण माध्यम लिया, तब जाके हमारा प्रिसिपिटेट बना, अवक्षेप बना, और यही अवक्षेप परिक्षेपण माध्यम के कॉमन आयन को अपने ऊपर क्या कर लिया, अधिशोषित कर लिया, तो नेगेटिव चार्ज वाले बन गए। यदि हम इसको उल्टा कर दें तो सोच के देखो जरा, Ki प्लस AgNO3 कर दें तो क्या होगा। अब हमने पोटेशियम आयोडाइड को परिक्षिप्त प्रावस्था बना दिया और सिल्वर नाइट्रेट को परिक्षेपण माध्यम बना दिया। अब आप यहां देखिए क्या होगा कि अब कम मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड है और ज्यादा मात्रा में सिल्वर नाइट्रेट है, फिर भी यहां अवक्षेप क्या बनेगा, AgI ही बनेगा, और क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, पहले जैसा रिएक्शन ही, लेकिन ये जो आयन को अधिशोषित करेगा वो अब थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। देखिए अब यहां हमको PPT मिल गया, प्रिसिपिटेट आप लोग यहां AgI हमने प्रिसिपिटेट ले लिया। अब यहां परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम क्या है बच्चों, AgNO3 है। अब दोनों में देखो कॉमन आयन कौन सा है, तो सिल्वर है, मतलब पॉजिटिव Ag। तो अब आप यहां लिखना AgI अब अपने ऊपर किसको अधिशोषित करेगा, सिल्वर पॉजिटिव को अधिशोषित करेगा। तो ये जो है ये हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स वाले सॉल्व बन गए। तो ये हो गया हमारा, कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल सॉल्व होगा। तो इतने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने माइंड में रखना, बस कुछ नहीं करना है, आपको अवक्षेप लेना है, उसको परिक्षेपण माध्यम में मिला देना है। तो जो कॉमन आयन होगा उसी आयन को परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है वो परिक्षेपण माध्यम के कॉमन आयन को जो दोनों में है उसको क्या कर लेगा, अपने ऊपर अधिशोषित कर लेगा, तो उसी चार्ज वाले कोलाइड बन जाएंगे। यदि प्रिसिपिटेट नहीं है तो एक रिएक्शन में आपको प्रिसिपिटेट बनाना पड़ेगा, आप प्रिसिपिटेट बना दोगे। अब प्रिसिपिटेट बनाने के बाद में फिर देखना कि परिक्षेपण माध्यम में कौन सा आयन कॉमन है, तो उसी चार्ज का फिर वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले, नेगेटिव चार्ज वाले कुछ एग्जांपल्स हो गए। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन जैसे OH3 लिखा है तो इसका रिएक्शन ये ऊपर वाला ही होगा, क्योंकि इसको हमने अलग से नहीं लिखा है, तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ओके बच्चों, अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत ही हम एक और टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोओस्मोसिस। उसका नाम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। तो ये इलेक्ट्रोओस्मोसिस क्या है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस विद्युत परासरण। तो इलेक्ट्रोओस्मोसिस प्रोसेस क्या है, हम जरा इसको देखते हैं। जैसे अभी तक आप देख रहे थे कि हमने एक यू आकार के नली में सॉल्व लिया था
दो इलेक्ट्रोड लगा दिए थे, बैटरी से कनेक्ट कर दिए थे, फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद में जो कोलाइड के कण हैं, जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं, ये अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होते थे और वहां जाके डिस्चार्ज हो जाते थे और उस इलेक्ट्रोड पे जाके जम जाते थे। एक घटना होता था। तो किसके पार्टिकल्स मूव करते थे? परिक्षिप्त प्रवस्था के पार्टिकल्स मूव करते थे कि परिक्षेपण माध्यम के पार्टिकल्स मूव करते थे? तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब जो विलेय के पार्टिकल्स हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था के पार्टिकल्स मूव करते थे। यदि हम किसी तरीके से परिक्षिप्त प्रवस्था के पार्टिकल्स को मूव न करने दें तो क्या होगा? क्योंकि सॉल में तो दोनों के पार्टिकल्स हैं ना, परिक्षिप्त प्रवस्था के भी पार्टिकल्स हैं और परिक्षेपण माध्यम के भी पार्टिकल्स हैं। यदि हम परिक्षिप्त प्रवस्था के पार्टिकल्स को रोक दें किसी तरीके से, तो इलेक्ट्रोड की तरफ कौन मूव होगा? परिक्षेपण माध्यम के पार्टिकल्स मूव होगा। समझ पा रहे हैं? तो इसी घटना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोओस्मोसिस। उसी घटना को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोओस्मोसिस। जैसे मान लेते हैं कि हम क्या लेते हैं, एक पात्र लेते हैं, हमने इसके अंदर में क्या डाल दिया? हमने इसके अंदर में सॉल्ट डाल दिया, ठीक है ना। हमने इसके अंदर में सॉल्ट डाल दिया और हमने यहाँ क्या किया, ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन बना हुआ है, ठीक, ये हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली, मैं पहचान में आएगा बोल कैसे बना दे रहा हूं, ये हमारा सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है ना, हाँ वही है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली। ये सॉल बना हुआ है। अब इसमें दोनों के पार्टिकल्स हैं ना, परिक्षिप्त प्रावस्था के भी और परिक्षेपण माध्यम के भी। इस बाहर में हम केवल परिक्षेपण माध्यम लेते हैं, बाहर में केवल क्या है? परिक्षेपण माध्यम है, मतलब डिस्पर्जन मीडियम। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम। कोई भी हमने डिस्पर्जन मीडियम ले लिया, मतलब परिक्षेपण माध्यम, दोनों साइड में सेम है ना। अब हमने क्या किया? अब हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में हम क्या करेंगे? इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, प्लस माइनस, ठीक। तो इस साइड वाला ये क्या हो गया हमारा? ये वाला क्या हो गया? एनोड हो गया, और ये क्या हो गया हमारा? कैथोड हो गया। अब उसके बाद में घटना घटेगा कैसे, जरा ध्यान से देखिए। ये है हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली, बीच में भरा हुआ है कोलाइड, मतलब सॉल। तो आप तो जानते हो कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं, ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन मतलब चर्मपत्रीय जंतु झिल्ली से पार नहीं हो पाते हैं। साधारण फिल्टर पेपर से पार हो जाते हैं, लेकिन चर्मपत्रीय जंतु झिल्ली से पार नहीं हो पाते हैं। तो इनके पार्टिकल्स अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या होगा? रोक लिया जाएगा। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था के जो पार्टिकल्स हैं, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। बड़ी आसानी से कौन निकल जाएगा? परिक्षेपण माध्यम के पार्टिकल्स निकल जाएंगे बड़ी आसानी से। किसके पार्टिकल्स निकल जाएंगे? परिक्षेपण माध्यम के पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे, जो इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे जैसे इसमें परिक्षेपण माध्यम के पार्टिकल्स आते जाएंगे, तो इसमें जो जल का लेवल है वो ज्यादा होते जाएगा। जल का लेवल क्या होते जाएगा? ज्यादा होते जाएगा। जो भी उसमें परिक्षेपण माध्यम रहेगा उसका लेवल क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो हमको ये पता चलेगा कि अब यहां से परिक्षेपण माध्यम के कण आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरे बात को? मतलब इलेक्ट्रोओस्मोसिस है क्या? इलेक्ट्रोओस्मोसिस में हमको परिक्षिप्त प्रावस्था के पार्टिकल्स को मूव नहीं कराना है, उसको सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा के उसके पार्टिकल्स को हमको रोक लेना है। तो किसके पार्टिकल्स सब मूव करेंगे? परिक्षेपण माध्यम के पार्टिकल्स मूव करेंगे, क्योंकि वो अर्धपारगम्य झिल्ली से पार हो जाते हैं। विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से पार हो जाते हैं। तो अब हमने यहाँ इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो अब किसके पार्टिकल्स गति करेंगे? तो परिक्षेपण माध्यम के पार्टिकल्स। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोओस्मोसिस।
इलेक्ट्रोओस्मोसिस मतलब विद्युत परासरण विधि, ठीक है ना। जैसे जो पीट कोल होता है, जो कोयला वगैरह होता है, यदि उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो कोयले से पानी की मात्रा को निकालने के लिए हम इस इलेक्ट्रोओस्मोसिस मेथड का ही उपयोग करते हैं और कोयले से पानी निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रोओस्मोसिस का डेफिनेशन कैसे हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत परासरण कहलाता है। समझ में आ गया ना? बस यही है, इसमें परिक्षेपण माध्यम के अणु गति करते हैं, न कि कोलाइड कण। इज दैट क्लियर ना? डेफिनेशन एकदम क्लियर है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत परासरण कहलाता है। क्लियर ना? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोओस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, इसके कुछ फायदे क्या क्या है। तो भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम कोआगुलेशन करा सकते हैं। कोआगुलेशन करा सकते हैं कहने का मतलब इनके कणों को हम अवक्षेपित कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड लगा के, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम इसके कणों को क्या कर सकते हैं? अवक्षेपित कर सकते हैं। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसके पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, हम ये भी पता कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि आपके पास में जो सॉल है, जो कोलाइड है, आपको पता नहीं है, तो आप इस प्रोसेस के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि जो कोलाइड कण है उसमें कौन सा आवेश है, प्लस है कि माइनस है। इज दैट क्लियर? यदि कोलाइड में कई प्रकार के पार्टिकल्स हैं, कोलाइड कण अलग अलग, जैसे आपके पास में एक सॉल है, जैसे सॉल है और उसमें बहुत सारे परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं, अलग अलग परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, जैसे उसी में कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ है, उसी में वसा मिला हुआ है, उसी में प्रोटीन मिला हुआ है। यदि इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के परिक्षिप्त प्रावस्था उसमें मिले हुए हैं तो सभी जो कोलाइड कण हैं उनकी गति भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि जैसे एक मोटा इंसान है, एक पतला इंसान है, तो दोनों का गति सेम होगा, दोनों का गति अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं दौड़ सकते। तो उसी प्रकार से यदि सॉल में अलग अलग प्रकार के परिक्षिप्त प्रावस्था हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, अलग अलग प्रकार के उसमें पार्टिकल्स हैं, तो सबकी गतिशीलता भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से उनके पार्टिकल्स को हम अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम अलग अलग कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अलग, वसा को अलग, प्रोटीन को अलग। क्यों? क्योंकि सबकी गतिशीलता अलग अलग होती है, तो इस मेथड से हम उसके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। जैसे जो नली का गंदगी, पानी वगैरह होता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से ही जो उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, मतलब जो उसमें गंदगी के कण वगैरह हैं, तो उनको क्या किया जाता है? उनको अलग किया जाता है, ताकि यदि वो पानी यदि कहीं किसी नदी तालाब में जाए भी तो वो पानी दूसरों को नुकसान ना पहुँचाओ। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इलेक्ट्रोओस्मोसिस का जैसे मैंने बताया कि यदि कोयला से, यदि पीट कोल है, कोयला है, तो उससे पानी की मात्रा को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो चलिए हम लोग एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा वैद्युत कण संचलन प्रभाव क्या है, मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कणों का चलना। यदि हम इसको डिफाइन करें तो क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। फिर हमने एग्जांपल भी देखा, पॉजिटिव कण वाले कोलाइड हमने देखा, नेगेटिव कण वाले कोलाइड भी हमने देखा, ठीक है। और ये किस प्रकार से इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं और वहां जाके जम जाते हैं,
ये भी हमने एग्जाम्पल के साथ में देखा। हमने दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कण का अलग अलग एग्जाम्पल भी देखा और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि जो कोलाइड है उस कोलाइड का जो कण है उसको पॉजिटिव कण वाले क्यों मान लेते हैं, नेगेटिव वाले क्यों मान लेते हैं, क्योंकि उसमें चार्जेस तो सब में परिक्षिप्त प्रावस्था के भी चार्ज होता है, परिक्षेपण माध्यम के भी चार्ज होता है, वो उदासीन रहता है जो सॉल्व होता है, कोलाइड होता है। फिर भी हम उसको एक पर्टिकुलर आवेश उसको क्यों मानते हैं, तो इसके बारे में हमने भी डिस्कस किया कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है वो क्या करता है, परिक्षेपण माध्यम के उन्हीं आयन को क्या कर लेता है, अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है, जो दोनों में कॉमन आयन होते हैं या जिनका आकार संरचना मिलता जुलता रहता है, उन्हीं आयन को अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, अपने ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं। तो इस अधिशोषण घटना की वजह से जो कोलाइड कण होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं। फिर हमने इसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखे और साथ में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस भी देखा, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें कोलाइड कण इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको मूव नहीं कराया जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से रोक दिया जाता है। तो जो परिक्षेपण माध्यम के कण है वो मूव करते हैं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन किए थे कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत परासरण कहलाता है। फिर हमने दोनों के कुछ एप्लीकेशंस देखें, उपयोग देखें, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोगों के माइंड में कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप उसको अपने तक न रखें, आप उसको कमेंट करके, व्हाट्सअप करके अब हमें क्वेश्चन जरूर पूछें, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे एंड गुड लक।